DPICM यानी कि डुअल पर्पस इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसे हवा में एक ऊंचाई पर फट जाने के लिए डिजाइन किया गया है और जब ये फटता है तो इसमें से कई सारे छोटे छोटे बम्स निकलते हैं जो एक बड़े इलाके को तबाह कर देते हैं। ये केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि टैंक्स और दूसरे वाहनों को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं और इसलिए इन्हें डुअल पर्पस यानी कि दो उद्देश्य वाले क्लस्टर बम्स भी कहा जाता है। ये इतने खतरनाक हैं कि 100 से भी ज्यादा देशों ने इस पर बैन लगा दिया है। ये एक M483A1 क्लस्टर बम, इसकी जो केसिंग या शेल है इसके अंदर 88 M42 या M46 ग्रेनेड रखे जा सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है फ्यूज और फ्यूज का काम होता है बॉम्ब को एक्टिवेट करना। फ्यूज को जरूरत के हिसाब से अलग अलग मोड पे सेट किया जा सकता है जैसे प्रॉक्सिमिटी मोड, टाइम मोड और इम्पैक्ट मोड। प्रॉक्सिमिटी मोड पे फ्यूज डिटेक्ट कर लेता है कि ये सतह से कितनी ऊंचाई पे है और जब ये सही ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। फ्यूज के जस्ट नीचे एक्सपल्शन चार्ज कप होता है। इस कप के अंदर विस्फोटक पदार्थ होता है और इसके नीचे एक छोटा छेद होता है जो पुशर प्लेट से कनेक्टेड रहता है और इसके ऊपर एक बड़ा छेद होता है जो फ्यूज से कनेक्टेड रहता है। पुशर प्लेट एक ढक्कन की तरह होती है जिसके नीचे शेल में कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स रखे होते हैं। ये बॉम्ब्स M42 या M46 ग्रेनेड्स होते हैं और शेल के अंदर एक के ऊपर एक 88 ग्रेनेड्स रखे होते हैं। इन ग्रेनेड्स के नीचे कुछ खाली जगह होती है जिसके कारण ये आसानी से एक के ऊपर एक सेट हो जाते हैं। प्रोजेक्टाइल के सबसे नीचे बेस ब्लीड असेंबली होती है जिसके अंदर कुछ ज्वलनशील केमिकल्स भरे होते हैं। जब प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया जाता है तो ये केमिकल्स धीरे धीरे जलना शुरू कर देते हैं और पीछे की तरफ से एक छोटा जेट रिलीज करते हैं। असल में होता क्या है कि जब प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया जाता है तो ये बेहद तीव्र गति से आगे बढ़ रहा होता है और इस दौरान इस पर हवा काफी सारा रेजिस्टेंस लगा रही होती है और साथ ही साथ इसके चपटे बेस के पीछे एक लो प्रेशर एरिया भी बन जाता है जिसके कारण हवा का रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। इसलिए बेस ब्लीड सिस्टम क्या करता है कि ये पीछे से एक छोटा जेट रिलीज करता है जो पीछे लो प्रेशर एरिया को हटा देता है और एयर स्मूथली फ्लो होने लगती है और इस पर लग रहा रेजिस्टेंस भी काफी कम हो जाता है और इसकी रेंज 20 से 35% तक बढ़ जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्टाइल की रेंज 24 से बढ़ करके 30 किलोमीटर की हो जाती है। इस पूरे प्रोजेक्टाइल का वजन 47 किलोग्राम और ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी लंबाई 937 मिलीमीटर की होती है। इसका डायमीटर 155 मिलीमीटर का होता है और इसे कई तोपों से जो 155 मिलीमीटर कैलिबर का इस्तेमाल करते हैं से फायर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल M109 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर, M198 टोड हॉइट्जर और M777 लाइट वेट टोड हॉइट्जर सभी इसे फायर करने में सक्षम है। ये M109 सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि स्वचालित हॉइट्जर ऑपरेटर इसमें पहले शेल को चैम्बर में डालता है। इसके बाद शेल के ठीक पीछे जरूरत के अनुसार विस्फोटक डाले जाते हैं। इसके बाद ब्रीच को बंद कर दिया जाता है और ब्रीच ब्लॉक के पीछे एक छेद होता है जिसमें ऑपरेटर प्राइमर लगाता है। प्राइमर एक छोटा सा डिवाइस होता है और जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये चार्ज में आग लगा देता है और शेल फायर हो जाता है। एक बार फायर हो जाने के बाद ये हवा में उड़ता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहता है। इसके पीछे लगा बेस ब्लीड सिस्टम इसकी रेंज बढ़ाने के अलावा इसको स्थिरता भी देता है। जब शेल टारगेट के नजदीक पहुंच जाता है तो फ्यूज एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। फ्यूज एक्सपल्शन कप में रखे हुए विस्फोटक में इग्निशन शुरू कर देता है जिससे कप में एक छोटा धमाका होता है। इस धमाके से इसके पीछे मौजूद पुशर प्लेट पर जोर का धक्का लगता है और ये इसके नीचे रखे ग्रेनेड्स को बिखेर कर बड़े एरिया में फैला देती है। जब ग्रेनेड नीचे गिरने लगता है तो इस पर लगा नायलॉन रिबन खुल जाता है और हवा में लहराने लगता है। लहराने के साथ साथ ये रिबन स्पिन भी करता है। असल में ये रिबन फायरिंग पिन पे लगा होता है और इसलिए ये फायरिंग पिन को घुमाकर वेट में से अनस्क्रू कर देता है। फायरिंग पिन के नीचे एक स्लाइडर होता है जो एक स्प्रिंग के प्रेशर में होता है और लेफ्ट साइड को स्लाइड होना चाहता है पर फायरिंग पिन इसमें बने एक छेद में घुसी रहती है और इसे स्लाइड होने से रोक के रखती है। पर जब फायरिंग पिन रिबन के मूवमेंट के कारण अनस्क्रू होकर ऊपर उठ जाती है तो ये स्लाइडर स्लाइड हो जाता है। स्लाइडर जब स्लाइड हो जाता है तो पिन के ठीक नीचे डिटोनेटर आ जाता है। इस अवस्था में ग्रेनेड पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और अब इसके फटने के लिए जरूरत है तो बस एक झटके की। ग्रेनेड किसी चीज से टकराता है तो ये जो वेट है ये फायरिंग पिन के साथ एक झटके से नीचे आता है और फायरिंग पिन डिटोनेटर से टकरा जाती है।
डिटोनेटर में एक इम्पैक्ट सेंसिटिव विस्फोटक होता है जो झटका लगते ही जल जाता है। डिटोनेटर के नीचे शेप चार्ज होता है और डिटोनेटर से आग शेप चार्ज में लग जाती है। शेप चार्ज में आग लगने पर इसके नीचे से एक पावरफुल जेट निकलता है। ये जेट गर्म गैसेस और पिघले हुए मेटल से बना होता है। ये जेट इतना पावरफुल होता है कि ये करीब 7 सेंटीमीटर मेटल की परत में छेद करके टैंक्स और सैन्य वाहनों को बर्बाद कर सकता है और इसी दौरान इसकी बाहरी मेटेलिक बॉडी छोटे छोटे घातक टुकड़ों में टूटकर एक्सप्लोड कर जाती है। इसकी बाहरी बॉडी के फटने से जो छोटे छोटे मेटल के टुकड़े निकलते हैं वो इसके आसपास खड़े लोगों के शरीर को छेद कर उनकी जान लेने में सक्षम होते हैं। एक डुअल पर्पस क्लस्टर बम जैसे कि M483A1 कई सारे विस्फोट करके एक बड़े इलाके में तबाही मचा सकता है और कई सारे वाहनों और लोगों को क्षति पहुंचा सकता है। पर ये बॉम्ब केवल दुश्मन सेना को ही नहीं बल्कि मित्र सेना के लिए भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि किसी भी दूसरे उपकरण की तरह बॉम्ब्स भी फेल होते हैं और इसलिए ये जो इतने सारे ग्रेनेड्स अलग अलग जगह पे गिरते हैं इनमें से कुछ ग्रेनेड्स फेल हो जाते हैं और इम्पैक्ट के बावजूद भी नहीं पड़ते। इन बॉम्ब्स को UXO यानी कि अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस कहते हैं। युद्ध होने के बाद जब मित्र सेना को कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है या इसके पास से भी गुजरता है तो ये UXO फट जाते हैं। बॉम्ब फटने के सालों बाद भी ये UXO ऐसे ही जमीन में कहीं पड़े रहते हैं और अगर कोई किसान, बच्चा या कोई भी दूसरा व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो ये UXO फट जाते हैं और अक्सर बच्चे इस UXO का शिकार बनते हैं क्योंकि वो इसे कोई खेलने की वस्तु समझकर उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप भी इस तरह के 3D एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज ही engineeringgf.com पे जाकर रजिस्टर करें।